नमस्कार, इनसाइड आउट के साथ हाजिर हूं मैं राज ठाकुर आपके साथ। इनसाइड आउट में आज बात होगी बांग्लादेश की। भारत से बंटवारे में बने पाकिस्तान से अलग हुआ यह हिस्सा शुरुआत से ही अस्थिरता का शिकार रहा। बांग्लादेश का इनसाइड आउट जानिए हमारे साथ। आज जानेंगे हम बांग्लादेश के बारे में, कैसे बना बांग्लादेश, बांग्लादेश बनने में क्या रही भारत की भूमिका, कैसे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक फैसले ने युद्ध को नया मोड़ दे दिया, कैसे भारतीय सेना के शौर्य के सामने पाकिस्तानी सेना को हथियार डालने पड़े। बांग्लादेश के शुरुआती राजनीतिक हालात पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। 1971 ये वही साल था जब पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान अलग होकर एक नया देश बना जो बांग्लादेश कहलाया। बांग्लादेश को मिली इस आजादी में भारत ने की रोल प्ले किया। 1971 का साल पाकिस्तान के लिए किसी जख्म से कम नहीं था जो उसे भारत ने दिया था। इस जख्म की टीस पाकिस्तान को हमेशा महसूस होती आई है। 16 दिसंबर 1971 यही वो दिन था जब बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश के रूप में उभरता हुआ नजर आया। 1971 से पहले बांग्लादेश कहीं नहीं था। दुनिया के नक्शे पर इस मुल्क को जगह देने की शुरुआत हुई थी 3 दिसंबर 1971 से, जब पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हुआ था। बांग्लादेश, आप पार्टीशन तो सबको पता है 1947 का। बंगाल की डिवीजन उससे पहले हो चुकी थी, पर वो ब्रिटिश इंडिया के अंदर ही थी, ईस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। बट जब ये पार्टीशन हुआ तो जो 2 मेजर मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट्स थी जिनका डिवीजन हो सकता था, तो उसमें बंगला ईस्ट बंगाल जो ईस्ट पाकिस्तान बन गया 47 में, और वेस्ट पाकिस्तान, उसमें पंजाब डिवाइड हुआ, उधर बंगाल डिवाइड हुआ एज ए नेशन, नॉट एज ए वेस्ट और ईस्ट बंगाल, एज ए ईस्ट पाकिस्तान। बांग्लादेश के उदय को जानने से पहले शेख मुजीबुर रहमान के बारे में जानना बेहद जरूरी हो जाता है। शेख मुजीबुर रहमान का जन्म 17 मार्च 1920 को हुआ। मुजीबुर रहमान पूर्वी पाकिस्तान के एक क्रांतिकारी राजनेता और कार्यकर्ता थे। वो बांग्लादेश के संस्थापक राष्ट्रपति थे। इसी वजह से उन्हें बंग बंधु के नाम से भी जाना जाता था। बंग बंधु मतलब बंगाल के मित्र। शेख मुजीबुर रहमान आवामी लीग के अध्यक्ष थे, जो बांग्लादेश की मुक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक पार्टी थी। 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम में उनका सबसे अहम किरदार था। महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई और बांग्लादेश को स्वतंत्रता दिलाई। लेकिन 4 साल बाद ही, यानी 15 अगस्त 1975 को बांग्लादेश में सैन्य तख्तापलट होता है और उनकी हत्या कर दी जाती है। 1947 में भारत को अंग्रेजों से आजादी मिली तो इसके 2 टुकड़े भी हुए। मोहम्मद अली जिन्ना की मांग के मुताबिक मुस्लिम बाहुल आबादी के लिए अलग राष्ट्र पाकिस्तान बनाया गया। पाकिस्तान के 2 हिस्से थे, एक भारत के पश्चिम में जिसे पश्चिमी पाकिस्तान कहा गया, दूसरा भारत के पूर्वी छोर पर जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहा गया। पूर्वी पाकिस्तान की आबादी बांग्ला बोलने वाली थी, तो वहीं पश्चिमी पाकिस्तान की आबादी उर्दू पसंद। देश के शासन प्रशासन पर पश्चिमी पाकिस्तान की ही चलती थी। वहीं के लोग राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर सेना तक में अहम पदों पर थे। जब उर्दू को राजभाषा घोषित किया गया तो बांग्ला भाषी पूर्वी पाकिस्तान के लोगों में असंतोष और बढ़ गया। बढ़ते असंतोष के बीच पूर्वी पाकिस्तान के नेता शेख मुजीबुर रहमान ने आवामी लीग नाम से पार्टी बनाई थी। बांग्लादेश का बनने का कारण अलग था। असलियत यह है कि कोई मुल्क 2 हिस्से में यूं भी बट के रहना बहुत मुश्किल है, पर इनकी जो संस्कृति थी बिल्कुल अलग थी। बांग्लादेश में संस्कृति बंगाली है, इनकी भाषा बंगाली है, इनकी गाने बंगाली थे। रविंद्रनाथ टैगोर उनके बहुत महान ये थे। मजहब के बेसिस पे जो पार्टीशन हुआ, ये तो अंग्रेज़ों ने हम पर लगाया। हमारी जो संस्कृति थी कि सब कल्चर के लोग साथ साथ रहें, जो हिंदुस्तान में था। धीरे धीरे करके 20 साल में जब इन्होंने थोपना चाहा अपना सब कुछ, और जो इन्होंने ज्यादतियाँ की, ह्यूमन राइट वायलेशंस हुई, जिनका कि बहुत हर जगह उसकी डॉक्यूमेंटेड है।
शेख मुजीबुर रहमान पूर्वी पाकिस्तान की स्वतंत्रता के लिए शुरू से ही संघर्षरत थे। आवाम से बात करना, उनके भाषण, इन सब की वजह से वो पाकिस्तान की आंखों की किरकिरी बने हुए थे, या फिर कहें कि उन्हें चुभते बहुत थे। पूर्वी पाकिस्तान में आजादी की आवाज को दबाने और मुजीबुर रहमान और दूसरे बंगाली नेताओं के दमन के लिए उन पर अलगाववादी आंदोलन का केस ठोक दिया जाता है। लेकिन पाकिस्तान को क्या पता था कि उसकी ये चाल उल्टी पड़ जाएगी और शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के स्वतंत्र आंदोलन के हीरो बन जाएंगे। शेख मुजीबुर रहमान की लोकप्रियता को देखते हुए पाकिस्तान बैकफुट पर आया और मुजीबुर रहमान के खिलाफ षड्यंत्र के सारे केसों को वापस ले लिया। साल 1970 में पाकिस्तान में पहला चुनाव होता है, लेकिन विडंबना ऐसी कि इस चुनाव के नतीजे ही मुल्क को दो हिस्सों में बांटने की पटकथा लिख देते हैं। इस चुनाव के नतीजे बांग्लादेश के अस्तित्व के लिए अहम साबित होते हैं। चुनाव में मुजीबुर रहमान की पार्टी पूर्वी पाकिस्तान आवामी लीग जबरदस्त जीत हासिल करती है। दरअसल पाकिस्तान में 1970 का आम चुनाव अयूब खान के मार्शल लॉ के साए में हुआ। पाकिस्तान में यह मार्शल लॉ 1958 में लगा था। इस चुनाव में कड़ी टक्कर दो प्रमुख पार्टियों में थी, पश्चिमी पाकिस्तान के जुल्फिकार अली भुट्टो की पाकिस्तान पीपल पार्टी और पूर्वी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान की आवामी लीग। पश्चिमी पाकिस्तान में 138 सीटें थी, जबकि पूर्वी पाकिस्तान में 162 सीटें। आवामी लीग ने पूर्व ही नहीं, पश्चिम पाकिस्तान में भी अपने कुछ उम्मीदवारों को खड़ा किया था, जबकि जुल्फिकार अली भुट्टो ने पूर्वी पाकिस्तान को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया था और वहां से अपना कोई उम्मीदवार ही खड़ा नहीं किया। लेकिन इस चुनाव के नतीजों से जुल्फिकार और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति याया खान भौचक्के रह गए थे। चुनाव में आवामी लीग को प्रचंड बहुमत मिलेगा, शायद दोनों ने यह सोचा नहीं था, लेकिन ऐसा ही हुआ था। चुनावी नतीजों में आवामी लीग 162 सीटों में से 160 पर जीत जाती है। एक तरह से पूरा पूर्वी पाकिस्तान मुजीबुर रहमान की झोली में, जबकि पाकिस्तान पीपल पार्टी ने पंजाब और सिंध में 138 सीटों में चुनाव लड़ा था और 81 सीटों पर ही जीत दर्ज की थी। इतिहास के जानकार बताते हैं कि ये चुनाव एकदम निष्पक्ष थे। मुजीबुर रहमान देश में सबसे बड़े नेता के तौर पर उभरे थे, लेकिन पाकिस्तान के सैन्य शासन को यह कतई रास नहीं आ रहा था। बांग्लादेश को इमीडिएट बनने का जो कारण था वो था कि 1970 में पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन हुआ था। उस इलेक्शन में मुजीबुर रहमान की अवामी लीग उसकी मेजॉरिटी थी। बांग्लादेश जो उस टाइम ईस्ट पाकिस्तान जिसको कहते हैं, उसमें तकरीबन उन्होंने सभी सीटें ले ली थी, एक दो छोड़कर, और ओवरऑल उनको मेजॉरिटी थी। और उसके मुताबिक उनको प्राइम मिनिस्टर बनाना था और अवामी लीग को गवर्नमेंट बनानी थी। जो वेस्ट पाकिस्तान के लोग थे उनको मंजूर नहीं था, स्पेशली आर्मी और भुट्टो, और इसकी वजह से उन्होंने ये नहीं माना। और उसके बाद बंगालियों ने एजिटेशन करना शुरू किया और एजिटेशन बहुत ज़्यादा हो गया। जब एजिटेशन बहुत ज़्यादा हो गया तो पाकिस्तानियों ने उनके ऊपर मारधाड़ शुरू करना, उनको गोली से उड़ाना शुरू कर दिया और बड़े क्रूर तरीके से एजिटेशन को क्रश करने की कोशिश की। शेख मुजीबुर रहमान की यह जीत पूर्वी पाकिस्तान की स्वतंत्रता का बिगुल था। पश्चिमी पाकिस्तान के लिए पूर्वी पाकिस्तान कभी बराबर नहीं रहा। पूर्वी पाकिस्तान के लोग पश्चिमी पाकिस्तान के नागरिकों के लिए द्वैम दर्जा रखते थे। आजादी के बाद से ही शासन ने भी इस हिस्से के साथ सौतेला व्यवहार किया था। मुल्क की योजनाओं से यह हिस्सा वंचित रहता था। हर बार कुछ ऐसा ही इन योजनाओं में देखने को मिलता था कि सब कुछ एक अलग हिस्से को दिया जाता था और जो अब बांग्लादेश है उसे कुछ नहीं मिलता था। इतिहासकारों ने तो यह तक कहा है कि पूर्वी पाकिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान की उत्तरन समझा जाता था। कायदे आजम जो इनके थे जिन्ना, उन्होंने भी टू नेशन थ्योरी के ही ऊपर रखा था कि मुस्लिम्स अलग ये, पर बंगालीज कल्चर से, ट्रेडिशन से, खान पान से, उठने बैठने से, अपनी सोच से बिल्कुल अलग हैं ये वेस्ट पाकिस्तान जो उस टाइम था पाकिस्तान से। उनके ऊपर जब इन्होंने पहले तो उनको, क्योंकि मेजॉरिटी उनकी होती थी नेशनल असेंबली में, इवन 1970 की जो इलेक्शंस हैं उसमें भी मुजीबुर रहमान की अवामी लीग सबसे ज़्यादा ले गई थी, पर उस टाइम जुल्फिकार अली भुट्टो वगैरह ने ईस्ट
अपना पाकिस्तान के किसी को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने दिया। इनफैक्ट जितने बंगाली इधर वेस्ट पाकिस्तान में काम करते थे, दे यूज्ड टू बी लुक डाउन अपॉन, उनको नीचा दिखाया जाता था। आज भी वो बातें करते हैं कि हमने कैसे गलती की, हम तो इनको कुछ समझते ही नहीं थे, हम तो इनको अपने रोटी नहीं खाने देते थे साथ बैठ के। ये हालात थी उनकी। तो उस टाइम जो ईस्ट पाकिस्तान था उसमें मिनॉरिटीज़ की परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा थी। जो डिवीज़न हुआ था 25-30% मिनॉरिटीज़ थी, जिसमें मेजॉरिटी हिंदूज थे। दरअसल पश्चिमी पाकिस्तान की याया खान सरकार को सेना का समर्थन था। इसी वजह से 1970 में चुनाव तो हुए, बहुमत भी मिला, लेकिन सरकार गठन के लिए आवामी लीग के अधिकारों का लगातार हनन होता रहा और इन अधिकारों को मान्यता ही नहीं दी गई। याया खान ने संसद के संचालन में अनिश्चितकालीन देरी की और मुजीबुर रहमान के सत्ता में आने की राह में तमाम रोड़े भी अटकाए। इसी राजनीतिक धोखेबाजी, सत्ता हस्तांतरण में आनाकानी और जनादेश को ना मानने की वजह से पूर्वी पाकिस्तान सुलग उठा था। 7 मार्च 1971, जगह ढाका का रेस कोर्स मैदान। 10 लाख लोगों का हुजूम, सबके हाथ में विरोध स्वरूप बांस के डंडे। यही वो तारीख थी जब शेख मुजीबुर रहमान ने ऐतिहासिक भाषण दिया था, पाकिस्तान से आजादी का आह्वान किया था। सबसे खास बात यह कि मैदान में जुटे इस हुजूम का जायजा लेने के लिए पाकिस्तानी सेना के हेलीकॉप्टर्स आसमान में लगातार चक्कर लगा रहे थे। शेख मुजीबुर के भाषण का एक एक शब्द पाकिस्तान के खिलाफ ललकार था। इस भाषण को अब तक का सबसे शक्तिशाली राजनीतिक भाषण माना जाता है, जिसे यूनेस्को ने विश्व के दस्तावेजों में विरासत के रूप में मान्यता भी दे रखी है। इस भाषण के बाद पाकिस्तान के राष्ट्रपति याया खान ढाका पहुंचे। 23 मार्च 1971 को जब शेख उनसे मिलने पहुंचे तो उनकी कार में बांग्लादेश का झंडा लगा था। इसके ठीक 2 दिन बाद 25 मार्च को पाक सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में ऑपरेशन सर्च लाइट लॉन्च कर दिया। शेख मुजीब को गिरफ्तार किया गया, पाकिस्तान लाया गया, लेकिन तब तक बांग्लादेश सुलग चुका था। बांग्लादेश में मुक्ति वाहिनी ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। ऑपरेशन सर्चलाइट में पाकिस्तानी सेना के कत्लेआम की कहानियां खूब आम है। ढाका यूनिवर्सिटी के हजारों छात्रों और देश के कई बुद्धिजीवियों का कत्ल कर दिया जाता है। करीब 2 महीने तक चले इस रक्तचाप में हजारों मौतें होती है। कई अवैध गिरफ्तारियां तक इस दौरान हुई और पूर्वी पाकिस्तान के कई शहरों को पूरी तरह से तबाह तक कर दिया गया था। बहुत गुस्सा था कि उनकी अवामी लीग को और उनकी मेजॉरिटी को तस्लीम नहीं किया गया। लोगों ने बहुत एजिटेशन किया, स्पेशली स्टूडेंट्स ने, और उन्होंने मुक्ति वाहिनी को भी शुरू किया। तो उस सब को दबाने के लिए पाकिस्तान की फ़ौज में उस टाइम जनरल टिक्का खान के उनके गवर्नर थे, उन्होंने ये फैसला किया इन सब को ख़त्म किया जाए। और इसीलिए उन्होंने इस ऑपरेशन सर्चलाइट के नाम पर लोगों को ढूंढ कर मारा शुरू किया। ढाका यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से, उसके बाद प्रोफेसर से, जितने भी उनको इंटेलेक्चुअल मिलते थे। स्पेशली हिंदुओं को उन्होंने मारा, क्योंकि उनका था कि हिंदू इनको भड़का रहे हैं। ये एक वर्ल्ड को उन्होंने नैरेटिव बना दिया कि बंगाली तो ठीक हैं, ये तो हिंदुओं की कॉन्स्पिरेसी है। आंकड़े डरा देने वाले हैं, ऐसे हैं कि रूह कांप जाए। पश्चिमी पाकिस्तान के ऑपरेशन सर्चलाइट में 3 लाख के करीब लोगों को मार डाला गया था। तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पाकिस्तानी सेना की इस कार्रवाई को नरसंहार कहा था। 26 मार्च 1971 को शेख मुजीबुर ने टेलीग्राम और रेडियो ट्रांसमिशन के जरिए बांग्लादेश में आजादी का ऐलान कर दिया था। इस संदेश में शेख मुजीबुर रहमान ने कहा था, यह शायद मेरा आखिरी संदेश हो सकता है, लेकिन आज से बांग्लादेश स्वतंत्र है। मैं बांग्लादेश के लोगों का आह्वान करता हूं कि आप जहां कहीं भी हैं, सेना के कब्जे का प्रतिरोध करें। जब तक बांग्लादेश की जमीन से एक एक पाकिस्तानी सैनिक को खदेड़ नहीं दिया जाता, तब तक आपको जंग जारी रखनी है। पाकिस्तानी सेना पूर्वी पाकिस्तान का काल बन चुकी थी। गिरफ्तारियां और टॉर्चर से बचाने के लिए बड़ी संख्या में आवामी लीग के नेता भागकर भारत आ गए थे। आम जनता भी भारत पहुंचने लगी थी, जिसकी वजह से भारत में शरणार्थी संकट बढ़ने लगा था।
1 साल से भी कम समय के अंदर बांग्लादेश से करीब 1 करोड़ शरणार्थियों ने भागकर भारत के पश्चिमी बंगाल में शरण ली थी। इस वजह से भी भारत और पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने का दबाव भारत पर बढ़ रहा था। मार्च 1971 के अंत में भारत सरकार ने मुक्ति वाहिनी की मदद करने का फैसला लिया। मुक्ति वाहिनी पाकिस्तान से बांग्लादेश को आजाद कराने वाली पूर्वी पाकिस्तान की सेना थी। मुक्ति वाहिनी में पूर्वी पाकिस्तान के सैनिक और हजारों नागरिक भी शामिल थे। 31 मार्च 1971 को इंदिरा गांधी ने पहली बार भारतीय संसद में इस मुद्दे को उठाया और पूर्वी बंगाल के लोगों की मदद की बात कही। 29 जुलाई 1971 को भारतीय संसद में सार्वजनिक रूप से पूर्वी बंगाल की मदद का ऐलान कर दिया गया। अक्टूबर-नवंबर 1971 के महीने में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उनके सलाहकारों ने यूरोप और अमेरिका का दौरा भी किया था। उन्होंने यह मुद्दा दुनिया के नेताओं के सामने रखा। हालांकि इंदिरा गांधी और अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के बीच बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंची थी। निक्सन ने तब मुजीबुर रहमान की रिहाई के लिए कुछ भी करने से इनकार कर दिया था। निक्सन चाहते थे कि पश्चिमी पाकिस्तान की सैन्य सरकार को करीब 2 साल का समय दिया जाए। वहीं इंदिरा गांधी इस बात पर अड़ी थी कि पाकिस्तान में हालात ठीक नहीं है, यह स्थिति तब तक सही नहीं हो सकती जब तक मुजीब को रिहा न कर दिया जाए और पूर्वी पाकिस्तान के निर्वाचित नेताओं से बातचीत ना शुरू हो। इंदिरा गांधी ने स्पष्ट शब्दों में निक्सन से यह भी कहा था कि अगर पाकिस्तान ने सीमा पार यानी भारत में उकसावे की कार्रवाई जारी रखी तो भारत बदले में कार्रवाई करने से पीछे कतई नहीं हटेगा। इसी बीच पूर्वी पाकिस्तान खून से लथपथ हो रहा था। पश्चिमी पाकिस्तान भारत के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को बेकरार थी। 23 नवंबर 1971 को पाकिस्तान के राष्ट्रपति याया खान ने पाकिस्तानियों से युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा था। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की वायुसेना ने भारत पर हमला बोला। इस हमले में भारत के अमृतसर और आगरा समेत कई शहरों को निशाना बनाया गया था। यहीं से 1971 के भारत पाक युद्ध की शुरुआत हुई थी। लेकिन महज 13 दिनों बाद ही पाकिस्तान की सेना घुटनों पर आ गई थी। पाकिस्तान के 90,000 से ज्यादा सैनिक भारत में युद्धबंदी बना लिए गए थे। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की सेना ने हार कबूल कर ली थी। पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल ए खान नियाजी ने लगभग 93,000 सैनिकों के साथ भारत के सामने समर्पण कर दिया था और इसी के साथ हुई थी भारत की जीत और उदय हुआ था एक नए देश बांग्लादेश का। युद्ध की शुरुआत पाकिस्तान ने की थी। 3 दिसंबर को उन्होंने हमारे एयरफील्ड के ऊपर अटैक किया, तो फिर हमने उनको जवाब दिया। हालांकि हम उससे पहले भी ईस्ट बंगालियों की या बांग्लादेश जिसको आज कहते हैं उनको लोगों की हम डिप्लोमेटिक मदद दे थे और हम उनको सपोर्ट भी कर रहे थे। उनकी जो फ्रीडम फाइटर्स है जिनको मुक्ति वाहिनी कहते थे उसको हमने ट्रेन भी किया था, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हम चाहते थे कि ये जो रिफ्यूजी हैं वो अपनी कंट्री में चले जाएं और हमारे ऊपर बर्डन न हो। इंदिरा गांधी ने जुलाई के आसपास हमारे चीफ को ऑर्डर किया, चेयरमैन नक्शा जी थे, कि आप हमला कर दीजिए। उन्होंने कहा इस वक्त हमला नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये ऐसा मौसम है कि हमारी फौजें सारी खत्म हो जाएंगी। वहाँ बांग्लादेश ऐसी जगह, वहाँ का जो एरिया ऐसा टेरेन ऐसी है कि बरसातों में हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ना हमारे टैंक्स ना फौज। तो उसके बाद हमने जो है ये दिसंबर में हमला किया और विद इन 13-14 डेज हमने उनको जीत लिया। भारत में 16 दिसंबर का दिन विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के लिए राष्ट्रपति प्रणाली को चुना गया। सीमा सुरक्षा बल के प्रमुख कानून अधिकारी कर्नल NS बैंस ने बांग्लादेश का संविधान लिखा, जिसे कलकत्ता के एक बैरिस्टर सुब्रतो राय चौधरी ने हरी झंडी दी थी। अवामी लीग के नेता ताजुद्दीन अहमद ने बांग्लादेश नाम सुझाया, जिस पर सब राजी हुए। 17 अप्रैल 1971 को बांग्लादेश की पहली सरकार ने मुजीबनगर में शपथ ली। यह सरकार बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के दौरान स्थापित की गई थी और इसका नेतृत्व कार्यवाहक राष्ट्रपति सैयद नजरुल इस्लाम ने किया था। इस तारीख तक शेख मुजीबुर रहमान जेल में ही थे।
शेख मुजीबुर रहमान 10 जनवरी 1972 को बांग्लादेश लौटे, जब वो पाकिस्तानी जेल से रिहा हुए। शेख मुजीबुर रहमान पाकिस्तान से लंदन के रास्ते दिल्ली आए थे। उन्होंने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मुलाकात की। इस दौरान इंदिरा गांधी के साथ ही राष्ट्रपति वीवी गिरी, केंद्रीय मंत्री, सेना के तीनों अंगों के प्रमुख और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सिद्धार्थन शंकर राय दिल्ली के हवाई अड्डे पर मौजूद थे। मुजीब ने सेना के कैंटोनमेंट मैदान पर जनसभा में बांग्लादेश के स्वाधीनता संग्राम में मदद करने के लिए भारत की जनता को धन्यवाद दिया था। दिल्ली में 2 घंटे रुकने के बाद जब शेख ढाका पहुंचे तो 10 लाख लोग उनके स्वागत में ढाका हवाई अड्डे पर मौजूद थे। यह युद्ध भारत के लिए ऐतिहासिक युद्ध माना जाता है। 16 दिसंबर का दिन भारत में विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस युद्ध के बाद जुलाई 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता होता है। शिमला समझौते पर भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर किए। यह समझौता 2 जुलाई 1972 को हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में हुआ। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य 1971 के युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच शांति और स्थिरता लाना था और एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना था। समझौते के तहत भारत ने पाकिस्तान के 93,000 युद्धबंदियों को भी रिहा कर दिया था। शिमला समझौते पर विपक्ष ने इंदिरा गांधी की जमकर आलोचना की थी। इस समझौते को भारत के लिए एक प्रकार का समर्पण कहा गया, क्योंकि भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान के जिन क्षेत्रों पर अधिकार किया उन्हें छोड़ना पड़ा। आलोचकों का मानना है कि इस समझौते से भारत को भारी नुकसान हुआ, क्योंकि भारत की सेनाओं ने जो क्षेत्र पाकिस्तान से जीते थे उन्हें वापस कर दिया गया। लोकसभा में जब इंदिरा गांधी से यह पूछा गया कि वो पाकिस्तान के साथ इतनी नरमी से क्यों पेश आई, तो उन्होंने क्या कहा वो आपको बताते हैं। उन्होंने कहा, अगर यूरोपीय देश जर्मनी के साथ प्रथम विश्व युद्ध के बाद वैसा व्यवहार करते जैसा भारत ने पाकिस्तान के साथ शिमला समझौते में किया था, तो हिटलर ना पैदा होता और ना द्वितीय विश्व युद्ध होता। बहरहाल बांग्लादेश बना और पाकिस्तान पर भारत की यह सबसे बड़ी जीत थी, लेकिन इंदिरा गांधी का यह फैसला वक्त के साथ साथ बेहद खराब बनता चला गया और मौजूदा दौर में भी शिमला समझौते को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं कि आखिर जब इतना सुनहरा मौका था तो पाकिस्तान को ऐसे ही क्यों छोड़ दिया गया। इनसाइड आउट में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी कुछ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन के साथ आपसे मुलाकात। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।